तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीके सिस्टम सीरीज में। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपने तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों मात्र अब कुछ दिन ही बचा है जीडी का एग्ज़ाम होने में। तो दोस्तों अब कुछ बहाना नहीं चलेगा। दोस्तों आपको प्रॉपर जुड़ना है और ये वीडियो देखना है और इसका नोट्स तैयार करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों अवतार सीरीज 2.0 का यह क्लास है और क्लास 8 है जो नवीन सर द्वारा लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है, नर्तकी नटराज का संबंध किस नृत्य से है? ये जो नर्तकी नटराज है इनका संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध है भारतनाट्यम नृत्य से। ठीक है, और ये संगीत नाटक अकादमी इनको 2011 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ था? मतलब इसकी जो स्थापना हुआ था वो होता 1953 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। पद्म श्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस व्यक्ति बन गई है। इनको पद्म श्री मतलब मिलने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर बन गई है। इनको पद्म श्री कब दिया गया था? तो पद्म श्री इनको मिला था 2019 में। और दूसरी ट्रांसजेंडर कौन है? तो मजम्मा जोगती है। यह जोगती नृत्य से संबंधित है। जोगती नृत्य कहाँ का है? तो यह कर्नाटक का नृत्य है। अब देखिए छठ पूजा, यह बिहार का एक त्यौहार है जिसमें सूर्य की पूजा किया जाता है। छठ पूजा क्या है? यह बिहार में मनाया जाता है और इसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पूजा से और देखते हैं, छठ पूजा कार्तिक माह में मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार इसको कार्तिक माह में मनाया जाता है और षष्ठी के दिन मनाया जाता है। यह छठ पूजा को मिथिला में क्या कहते हैं? तो रनवे माई कहते हैं। मिथिला में रनवे माई कहते हैं। और छठ पूजा को भोजपुरी में क्या कहते हैं? भोजपुरी में सविता माई कहते हैं और बंगाली में इसको रनवे ठाकरे कहते हैं। ये छठ पूजा जो है ये 4 दिनों का पर्व है। ठीक है दोस्तों, और यह पहला दिन जो होता है इसमें नहाए खाए होता है, दूसरा दिन होता है खरना खाए होता है और तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ जो सांझ में सूर्य भगवान को पूजा किया जाता है। और चौथा जो दिन होता है वो सुबह में होता है। अगले दिन सुबह में उषा अर्घ होता है जो उगते सूर्य का अर्घ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं उगादी त्योहार यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक तीनों राज्यों में मनाया जाता है इस त्योहार को। आगे देखते हैं बुहांग बिहू। बुहांग बिहू कहाँ का त्योहार है? तो बुहांग बिहू ये त्योहार है असम का त्योहार है। इसको असम में मनाया जाता है। अभी देखते हैं आगे, किसके संस्मरण का शीर्षक है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। दोस्तों ये हिंदी में हो गया है, इसको इंग्लिश में यहाँ पढ़ देते हैं। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। यह किसकी आत्मकथा है? तो यह इंदिरा नूई ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? तो इंदिरा नूई ने इसको लिखा है। आगे देखते हैं द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी बुक है? तो यह बुक है किरण देसाई। किरण देसाई ने इसको लिखा है। अब देखते हैं आगे, रिच लाइक अस। रिच लाइक अस किसका बुक है? तो नयनतारा सहगल का बुक है। किसका बुक है? तो नयनतारा सहगल का ये बुक है। ब्रंच शुगर। ब्रंच शुगर किसकी बुक है? तो अवनी दोषी का बुक है। अवनी दोषी का ये पुस्तक है। अब देखिए लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, ये किसकी बुक है? तो प्रीति सिन्हाई का बुक है। किसकी है? तो प्रीति सिन्हाई का बुक है। द जोया फैक्टर। जोया फैक्टर किसकी बुक है? तो अनुजा चौहान की यह बुक है। किसकी बुक है? तो अनुजा चौहान की यह बुक है। दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसी लग रही है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में और एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में क्या लिखा गया है? तो आर्टिकल 50 में लिखा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और आर्टिकल 51 में क्या लिखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी कि विदेश नीति के बारे में इसमें लिखा गया है। आर्टिकल 48 में क्या लिखा है? तो कृषि और पशुपालन के बारे में इसके लिखा गया है। और आर्टिकल 48 के ए में क्या लिखा है? तो आर्टिकल 48 के ए में पर्यावरण रक्षा और सुधार से संबंधित लिखा गया जानकारी है। आर्टिकल 49 में क्या है? तो स्मारक संरक्षण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, प्रधानमंत्री को भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। दोस्तों अधिकतर जो बड़े पद होते हैं उसका शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। जो मेन पद है आपको उसको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति का शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा यानी कि CJI। CAG का कौन दिलाए, मतलब कैग का शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएंगे। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, उसको शपथ कौन दिलाते हैं? तो वरिष्ठतम सदस्य, जो लोकसभा में वरिष्ठतम सदस्य होते हैं वही शपथ दिलाते हैं लोकसभा के। अब देखते हैं किस
प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं? किस शासक का नाम द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं? तो वो कनिष्ठ को जानते हैं। कनिष्ठ किस वंश का शासक था? तो कनिष्ठ कुषाण वंश का एक शासक था। ठीक है, बहुत ही प्रतापी शासक था। ये कुषाण वंश से इसका स्थापना किसने किया था? तो इसके कुजुल कड़फिसस ने किया था इसका स्थापना। जो कनिष्ठ है, कनिष्ठ ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए हैं। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए हैं? तो कनिष्ठ ने चलाया है। ये जब गद्दी पर बैठा, कब बैठा गद्दी पर? तो 77 AD में बैठा और उस टाइम शक संवत को चलाया। फोर्थ बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में हुआ था, जो फर्स्ट शताब्दी में हुआ था, जो कुंडलवल कश्मीर में हुआ था। अब देख लिए प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो आजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ था और यह राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। सेकंड बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो काला शोक के समय हुआ था और वैशाली में हुआ था। और जो थर्ड बौद्ध संगीति है यह अशोक के समय हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था। और फोर्थ संगीति कनिष्ठ के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अब देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? तो राजस्थान में यह है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। और सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कांबल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो तेलंगाना में स्थित है। कहाँ है? तो तेलंगाना में स्थित है। और बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में यह बोर टाइगर रिजर्व स्थित है। रामगढ़ विषधारी यह टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। घासीदास जो टाइगर रिजर्व है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यह तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों की कैसी लगी आप लोग एक बार जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों इस मेहनत के लिए। तो देखते हैं दोस्तों आगे, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? बांग्लादेश जो एक देश है इसका राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका राष्ट्रीय फल कटहल है। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी इसकी ढाका है। और इसका मुद्रा का नाम क्या है? तो मुद्रा का नाम टाका है। और सबसे लंबी नदी, बांग्लादेश की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है मेघना। ठीक है, वो सबसे ऊंची चोटी, बांग्लादेश की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन है? केकराडोंग। इसका नाम क्या है? तो केकराडोंग है। और बांग्लादेश में कुल नदियों की संख्या कितनी है? तो 700 से 800 के बीच है नदियों की संख्या बांग्लादेश में, जो अभी एग्जैक्ट मालूम नहीं है। आगे देखते हैं, उमयालमपुरम के शिवरामन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये जो के शिवरामन है वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह मृगदम से संबंधित है। और इनको पद्मश्री कब दिया गया था? तो इनको पद्मश्री 1988 में मिला था। और पद्म भूषण 2002 में। और पद्म विभूषण कब मिला था? तो 2010 में इनको मिला था। मृगदम से और नाम को देख लेते हैं, तो टीके मूर्ति ये भी मृगदम से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मृगदम से संबंधित है। टीवी गोपाल कृष्णन ये भी मृगदम से ही संबंधित है। डी राममोहन राव ये भी मृगदम से ही संबंधित है। ये जो नाम देख रहे हैं बहुत ही बीबीआई नाम है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, या इसको आप पीडीएफ अगर आप चाहते हैं पीडीएफ लेना तो आप मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको पीडीएफ लेने का प्रोसेस बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, ज्योत्सना श्रीकांत। ये जो ज्योत्सना श्रीकांत है यह वायलिन से संबंधित है, वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित है। और तमने बोस भी तबला से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो तबला से तमने बोस। असद अली खान जो है यह बीणा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीणा से संबंधित है। आगे देखते हैं, बोलक आर्ट कर्नाटक का एक खाली स्थान है। ये जो बोलक आर्ट है कर्नाटक का क्या है? तो यह कर्नाटक का एक डांस है, यानी कि नृत्य रूप है। कर्नाटक के और नृत्यों को देख लेते हैं। जो कर्नाटक में फोक डांस है उसको और देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, उमट आर्ट भी कर्नाटक में ही मनाया जाता है। और कोम्बट आर्ट नागमंडला, जुडुहेली, बिरगासे, कमलसाले और यक्षगान और कृष्ण पारिजात और सुग ये सब मनाया जाता है कहाँ? तो ये सब मनाया जाता है कर्नाटक में। अब आगे समझते हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु जो नदी है इसके सहायक नदियों को देख लेते हैं। ठीक है, सिंधु नदी का पहले देख लेते उद्गम कहाँ होता है। तो सिंधु नदी जो कहाँ से निकलती है? तो सिनका बाब से निकलती है, जो मानसरोवर झील के पास है। और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। निकलती है तो मानसरोवर झील से, और कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में जाकर गिरती है। और इसमें जो बाएं से आकर नदियाँ मिलती है उसके देख लेते हैं। जो बाएं से जाकर नदियाँ मिलती है, जास्कर भी बाएं से ही मिलती है। अब देखिए, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज ये सब कहाँ से मिलती है? तो बाएं ओर से आके मिलती हैं।
सिंधु नदी में, और दाएं ओर से जो नदियाँ जाकर सिंधु में मिलती है उनको देख लेते हैं। तो शोक, स्वात और काबुल ये सब जाकर दाएं से मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ लेगा तो कुंचिकल। कुंचिकल का ऊंचाई कितनी है, तो उसका ऊंचाई है 455 मीटर, जो बराही नदी पर स्थित है। बराही नदी में कहाँ है, तो कर्नाटक में है। आगे देखते हैं जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात कहाँ है, तो शरावती नदी पर। कहाँ है, तो शरावती नदी पर है। हुंडरी जलप्रपात। हुंडरी जलप्रपात कहाँ है, तो स्वर्ण नदी पर है। कहाँ है, तो स्वर्ण नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ है, तो कावेरी नदी पर। और दूध सागर जलप्रपात ये कहाँ है, तो मांडवी नदी पर है। किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर है दूध सागर जलप्रपात। और दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात कांची नदी पर है। किस नदी पर है, कांची नदी पर। और चुलिया। चुलिया जो जलप्रपात है कहाँ है, तो चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ है, तो चंबल नदी पर स्थित है चुलिया जलप्रपात। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को जरूर बताइएगा, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। आगे देखते हैं मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफा माना जाता है, तो यह बराबर और नागार्जुन की गुफाओं को सबसे जीवित रॉक कट गुफा माना जाता है। बराबर और नागार्जुन की गुफाएं कहाँ है, तो यह बिहार में स्थित है। कहाँ है, तो बिहार में स्थित है। और भारत में पहली मानव निर्मित गुफा है, ये जो कौन है, तो मानव द्वारा निर्मित किया गया कौन गुफा है, यह बराबर और नागार्जुनी गुफा है। अब देखिए बाघ गुफाएं। बाघ गुफाएं कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है और मौर्य काल से संबंधित ये गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं की कुल संख्या कितनी है। अजंता की जो गुफा है उसमें गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, तो उसमें गुफाओं की कुल संख्या 29 है सॉरी दोस्तों 29 है, और यह महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें 34 है, और यह भी महाराष्ट्र में है। ये जो गुफाएं हैं अजंता और एलोरा की गुफा है, यह इसको गुप्त शासकों ने निर्माण करवाया था। किस शासक ने निर्माण करवाया था, तो गुप्त शासक ने निर्माण करवाया था। और एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा भी महाराष्ट्र में है, लेकिन इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। कौन कराया था, तो राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। अब देखते हैं दोस्तों आगे स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था। ये जो स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था उस आंदोलन का प्रभाव सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पड़ा था, तो बंगाल वाले क्षेत्र में इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा था वहाँ के लोगों पर। और क्योंकि वहाँ बंगाल विभाजन के विरोध में ही इसको चालू किया गया था। और इसका शुरुआत कब किया गया था, ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसका शुरुआत कब किया गया था, तो 7 अगस्त 1905 से। कहाँ से किया गया था, तो कोलकाता के टाउन हॉल जगह है वहाँ से स्टार्ट किया गया था इसको। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुआ था उसी के विरोध में यह आंदोलन चालू किया गया था। यह आंदोलन मतलब बंगाल विभाजन जो हुआ था कर्जन के समय में, तो इस घोषणा कब हुआ था कि बंगाल विभाजन होगा, तो 19 जुलाई 1919 में, सॉरी दोस्तों 19 जुलाई 1905 में हुआ था। ठीक है, और लागू कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 में इसको मतलब विभाजन कर दिया गया। अब देखिए जो स्वदेशी आंदोलन था इसको आंध्र प्रदेश में किस नाम पे जानते थे, तो इसको वंदे मातरम आंदोलन था। ये आंध्र प्रदेश में किस नाम से यह आंदोलन था, तो वंदे मातरम नाम से यह आंदोलन था। आगे देखते जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत के सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो वह जिला है अलीराजपुर। यह मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका साक्षरता दर मात्र 36.10% है। कितना है, तो 36.10%। और सेकेंड नंबर पर कौन जिला है, तो बीजापुर है जो छत्तीसगढ़ का एक जिला है, इसकी साक्षरता दर 40.86% है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन है। भारत में सर्वाधिक जो साक्षर जिला है वह जिला का नाम क्या है, तो शेरछिप है। 98.76% इसका साक्षरता दर है। और यह जिला किस राज्य में है, तो मिजोरम में स्थित है। कहाँ है, तो मिजोरम में स्थित है। और दूसरा सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन सा है, तो आइजोल है। ठीक है, और 98.50% इसका साक्षरता दर है। मायोपिया को किस अन्य नाम से भी जानते हैं, ये जो मायोपिया है उसको किस नाम से भी और जानते हैं, तो यह निकट दृष्टि दोष है। इसको किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है, जो निकट दृष्टि दोष है इसको किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस। और
मेट्रोपिया, ये इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है, दूसर का नाम है, और इसको उत्तल लेंस द्वारा समाप्त किया जाता है। दोस्तों अक्सर आप लोग देखते होंगे कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस आपको तो याद रहता है, लेकिन आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि किस लेंस से किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो दोस्तों इसको सिंपल याद करने का एक फंडा है। देखिए, अगर दूरदृष्टि पूछ देगा, दूरदृष्टि दोस्त, तो दूर में 2 अंक है, मात्र कितना अंक है, 2 अंक है, और इसमें 3 अंक है, और निकट में 3 अंक है, और अवतल में 4 अंक है। मतलब अवतल जब लिखते हैं तो अंकों की संख्या कितनी है, अक्षरों की संख्या तो 4 है। तो बड़ा वाला जो अक्षर है तो बड़ा वाला के साथ मेल कीजिएगा, और छोटा वाला जो अक्षर है उसको छोटे वाले से मैच कीजिएगा। मैंने कि 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इसमें भी 3 है, तो इसके 3 वाले से 4 को मेल कीजिएगा, और 2 वाले से 3 का मेल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे देखते हैं। कौन सा अटम अमाशय के प्रवेश में के लिए दोस्तों, कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है। जो कौन सा अम्ल है जो अमाशय में जो जीवाणु प्रवेश करते हैं उसको क्या करता है, तो नष्ट कर देता है। तो वह अम्ल है HCl। HCl परिसल कोशिका में से निकलता है। HCl जो अम्ल है कहाँ से निकलता है, तो परिसल कोशिका से निकलता है। परिसल कोशिका किस ग्रंथि में मौजूद होता है, तो गैस्ट्रिक ग्रंथि में मौजूद होता है पोसिकल कोशिका। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो HCl है इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, जो म्यूरिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, म्यूरिटिक अम्ल भी कहते हैं, और स्पिरिट ऑफ साल्ट भी कहते हैं। इसको स्पिरिट ऑफ साल्ट कहते हैं। जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आहार का पाचन करता है। क्या करता है, तो आहार का पाचन करता है, और ज्वालामुखी गैस में भी पाया जाता है। ज्वालामुखी से जो गैस निकलता है उसमें भी इसकी मात्रा काफ़ी होती है। अब देखिए, सोने के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो सोने का शुद्धिकरण होता है उसमें नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का, तो नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HNO3 होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए, आँख की सफाई में बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक निर्माण में, विस्फोटक जो निर्माण होता है उसमें यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो अहमदाबाद में किया गया है। और जो फरवरी में ये हुआ था आदि महोत्सव, उसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था, और इसका उद्घाटन किए थे नरेंद्र मोदी जी। किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। बेस्टू पर्व कहाँ का है, बेस्टू पर्व कहाँ का है, तो यह मनाया जाता है तो अहमदाबाद में। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी अहमदाबाद में है। ताज महोत्सव यूपी मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्री भगवत गीता जी महोत्सव यह गुरुग्राम हरियाणा में इसको आयोजित किया गया। अब देखिए, लाइन्स दैट ड्रैंक द मूनलाइट किसने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो यह है एस सोमनाथ का। एस सोमनाथ कौन है, तो इसरो के चेयरमैन है, और पद्मश्री इनको मिला था 2023 में। और इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो 1969 में इसको स्थापना हुआ था। कब हुआ था, तो 1969 में। अब देखते हैं रिवर्स स्विंग किसकी बुक है, तो यह बुक है अशोक टंडन की। किसकी बुक है, तो अशोक टंडन की। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड यह किसकी बुक है, तो यह लीना कुमार की बुक है। किसका बुक है, तो लीना कुमार का। होमलेस किसकी बुक है, तो के वैशाली की बुक है। किसकी है, तो के वैशाली की बुक है। द बुक ऑफ डिजायर किसकी बुक है, तो मीना कंडा स्वामी की बुक है। हाल ही में BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। BCCI ने किसे, मतलब भारत का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है, तो वह अमोल मजमूदार को किया है। किसको किया है, तो अमोल मजमूदार को किया है। और पुरुष टीम के चीफ चयनकर्ता कौन है, सिलेक्टर कौन से, तो अजीत अगरका है। कौन है, तो अजीत अगरका है। और जो महिला टीम है उसका कैप्टन कौन है अभी, तो हरमनप्रीत कौर है। कौन है, तो हरमनप्रीत कौर है। जो एशियन गेम हुआ था उसमें जो भारतीय टीम ने गोल्ड जीता था, ठीक है, तो उसमें कैप्टन कौन थे, तो उसमें कैप्टन थे ऋतुराज गायकवाड़, और जो कोच थे इंडियन टीम के वो थे BBS लक्ष्मण। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों की कैसी लगी जरूर बताइएगा, और एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर बनता है दोस्तों। और आप लोग अगर नए आए हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए कितना मनोबल बढ़ाता है दोस्तों, आप नहीं समझ सकते। इसीलिए दोस्तों आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के पास भी तहलका मचा दीजिए एकदम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।